कल्पना कीजिए एक ऐसी सल्तनत जिसको फॉर्म हुए आज से लगभग 2500 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, फिर भी पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन सिस्टम्स की वजह से उसको आज भी याद किया जाए कि उस समय दुनिया का हर 5th पर्सन रोमन हुआ करता था। और ऐसी कौन सी गलतियां इतिहास में रोमन्स ने की जिसकी वजह से उनका अंत हुआ। टोकरी को बहाते हुए एक जगह किनारे पर छोड़ दिया। अब यहाँ किस्मत ने फिर एक खेल खेला। बच्चों को एक भेड़िए ने पाया। भेड़िए ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखा बल्कि अपने दूध से बड़ा किया, पर साथ ही साथ नई शुरुआत हुई एक ऐसी नीति की जो खुद आगे जाकर इस सल्तनत का खात्मा करने वाली थी। वायलेंस फॉर द पर्पस। तार्क्वेनियस और सर्वियस की बेटी, इन दोनों पर सत्ता का भूत सवार हो चुका था। इस घटना के बाद मानो रोम में एक ज्वालामुखी सा फट गया। लोग अब तार्क्वेनियस के शासन से पूरी तरह तंग आ चुके थे। राजनीतिक और समाज में ऐसे बदलाव आए जो न सिर्फ रोम के भविष्य को बदलने वाले थे बल्कि पूरे इतिहास को प्रभावित करने वाले थे। ये नई व्यवस्था रोम को एक डेमोक्रेटिक दिशा में ले गई जहाँ लोग अपनी खुद की आवाज उठा सकते थे और सत्ता के बारे में भी अपने खुद के डिसीजंस और खुद के सजेशंस रख सकते थे। अब इस तरह रोमन की सेना अपने समय की सबसे खतरनाक और सबसे बेखौफ सेना बन चुकी। अपनी सुपर मिलिट्री के चलते रोमन्स ने धीरे धीरे आज का जो मुख्य इटली है वो पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। अब समय था उस समय की दुनिया की दो सबसे बड़ी रियासतों के आमने सामने आने का। 264 बीसी के आसपास का समय चल रहा था। रोम धीरे धीरे अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ द ग्रेट कार्थेजियन एम्पायर जिसने पूरी तरह से सिसिली को अपने कब्जे में किया हुआ था। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिसिली का एक छोटा सा इलाका जिसका नाम था मैसाना, जो कि रोम और कार्थेज के बीच झगड़े की एक वजह बन जाता है। मैसाना पर अटैक करने के लिए अब दोनों ही एम्पायर तैयार थे और इसी तरह शुरू होता है पहला प्यूनिक वॉर। एक्चुअली ये जो लड़ाई थी वो बेसिकली रोम और कार्थेज इन दोनों के बीच होने वाली थी और जो कार्थेज के लोग थे वो फोनेशियन रूट से बिलोंग करते थे और फोनेशियन को लैटिन भाषा में प्यूनिक कहा जाता था। इसलिए ये दोनों एम्पायर्स के बीच जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई आगे जाके उनको प्यूनिक वॉर कहा गया। दोनों महासत्ताओं के बीच ऐसे कुछ 3 प्यूनिक वॉर लड़े गए थे जो कि तकरीबन 100 सालों तक चले। कार्थेजियंस को समुद्री लड़ाई में महारत हासिल थी और दूसरी तरफ रोम को तो ऐसी लड़ाई लड़ने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि रोम के पास भी उस समय की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी थी, इसलिए रोम ने तो स्टार्टिंग में सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ने पर ही फोकस किया। कार्थेजियंस के पास उस समय की सबसे शानदार नेवी थी और ऐसे कई सारे जहाज थे जिनको क्वींस क्वेरेम्स कहा करते थे। ये जहाज उस समय के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरशिप्स माने जाते थे। अब रोमन्स ने समझ लिया था कि अगर कार्थेजियंस को समुद्री लड़ाई में हराना है तो रोमन्स के पास भी ढंग की नेवी फोर्स होनी चाहिए और कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। अब इस बार रोमन्स ने अलग दिमाग लगाया। उन्होंने कार्थेजियंस के एक जहाज को पकड़ लिया और उसकी एग्जैक्ट डिजाइन कॉपी कर ली और अपनी खुद की एक नेवी क्रिएट कर दी जो कि अब कार्थेजियंस की नेवी को भी टक्कर देने वाली थी। और साथ ही साथ समुद्री लड़ाई में रोमन्स ने एक नए वेपन को इन्वेंट किया, उसका नाम था कॉर्वस। अब ये एक तरीके का वुडन ब्रिज था जिसके आगे एक हुक लगा होता था। अब ये हुक सामने वाले दुश्मन के जहाज पर ऐसे अटक जाएगा और उस वुडन ब्रिज के थ्रू जो रोमन्स की जो आर्मी थी उनको सामने वाले जहाज पर जाने का एक्सेस मिल जाता था ताकि वो अपनी बेहतरीन आर्मी के दम पर दुश्मन को अब समुद्री लड़ाई में भी मार सकते थे। अब इन सब चीजों ने शुरुआत की ये जो लड़ाई थी उसमें तो रोम को कार्थेजन से बहुत आगे रखा। दोस्तों हिस्टोरियंस का ये मानना है कि कार्थेजन जैसे इतने बड़े एम्पायर की ये जो हार हुई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनके जो कमांडर थे उनके बीच आपस में सिनर्जी बिल्कुल नहीं थी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस वो लोग फेस कर रहे थे वो भी कुछ रीजंस में से एक रीजन था। और दूसरी तरफ रोमन्स भी ऐसी नई नई स्ट्रेटेजीज को इन्वेंट करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। 241 बीसीई में कैटलिस की लीडरशिप के अंदर रोमन्स ने अपनी आखिरी समुद्री लड़ाई को जीता और सिसिली को पूरी तरह से अपने साथ शामिल किया। ये रोमन्स की पहली सबसे बड़ी जीत थी जिसने उसे एक बहुत ही बड़ी समुद्री ताकत बना दिया था। दोस्तों सिसिली एक नॉर्मल सा आइलैंड नहीं था, वो भूमध्य समुद्र का सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड था। यहाँ की जो जमीन थी वो काफी ज्यादा फर्टिलाइज थी जिससे रोमन्स को कई ज्यादा फायदे हुए। अब ये जो जीत थी वो रोम के साम्राज्य के एक्सपेंशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, पर ये जो कहानी थी वो यहाँ तक रुकने वाली नहीं थी। अब पहला प्यूनिक वॉर जीतकर रोमन्स ने सिसिली पर तो कब्जा कर लिया था, पर कार्थेजियंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनका सबसे बड़ा योद्धा हैनिबल रोम को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती देने वाला था। अब यहीं से शुरुआत होती है दूसरे प्यूनिक वॉर की जो कि 218 से लेकर 201 बीसी तक चला। हैनिबल ने अपने पिता से वादा किया था कि वो रोम से जरूर बदला लेगा और यही वादा पूरा करने के लिए उसने तैयारियां शुरू कर दी थी। 218 बीसीई में हैनिबल ने यह सोचा कि वो स्पेन के रास्ते से रोम पर हमला करेगा। हालांकि स्पेन के थ्रू रोम तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। करीब 90,000 सैनिक, 12,000 घोड़े और 37 वॉर एलिफेंट्स, इतनी बड़ी फौज को लेकर हैनिबल ने फाइनली आल्प्स की माउंटेन रेंज को पार किया। ये वो रास्ता था जिसे पार करना नियरली इम्पॉसिबल था। ठंड, स्नोफॉल और दुश्मनों से लड़ते हुए हैनिबल की फोर्स फाइनली आल्प्स के रास्ते रोम तक पहुंची। हैनिबल का ये जो डिसीजन था वो जितना टफ था उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। रोमन्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कोई आल्प्स के रास्ते भी उन तक पहुंच सकता है। उन पर अटैक करना तो बहुत ही दूर की बात थी। ये जो चीज थी वो रोमन्स के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इटली पहुंचते ही हैनिबल की सेना ने रोमन्स को एक के बाद एक कई लड़ाइयों में हराया।
218 बीसी ट्रिबिया की लड़ाई, 217 बीसी त्रासिमिन की लड़ाई, 216 बीसी केनाई की लड़ाई। ये जो केनाई की लड़ाई थी वो हैनिबल के लिए सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें हैनिबल ने रोमन की सेना के करीब 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। रोमन्स के लिए ये समय किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरा इटली हैनिबल के आतंक से कांप रहा था। हैनिबल के सामने कई बार इतनी आसानी से हारने के बाद अब रोमन्स ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसका नाम था फेबियन रणनीति। रोमन्स ने हैनिबल के साथ जो लड़ाई थी उनको अवॉइड किया और हैनिबल की सेना के लिए हथियार और फूड की जो सप्लाई चेन थी उसको ही काट दिया। सेना के लिए हथियार और फूड जिस रास्ते से आने वाले थे उस रास्ते पर रोमन्स ने पहले ही ट्रैप बिछा दिया और ऐसे करते करते उन्होंने फूड और वेपन्स को हैनिबल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। ये स्ट्रेटेजी अब धीरे धीरे काम करने लगी थी। हैनिबल की सेना समय के साथ साथ और कमजोर होने लगी। अब एक तरफ हैनिबल तो इटली में लगातार जीत हासिल कर रहा था, पर रोमन्स की जो फेबियन रणनीति थी उसकी वजह से जो कार्थेज एम्पायर से हैनिबल के लिए जो मदद आ रही थी, जो फूड आ रहा था, जो वेपन्स आ रहे थे, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। अब धीरे धीरे रोम ने अपनी समुद्री ताकत को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। उन्होंने स्पेन पर अटैक करके कार्थेज को फाइनेंशियली भी तोड़ दिया था। आगे जाके 201 बीसी में जो रोम के सबसे बड़े लीडर थे, लीडर सीपीओ, उनकी लीडरशिप के अंडर रोमन्स ने हैनिबल को अफ्रीका में चैलेंज किया। ये अफ्रीका में जो युद्ध हुआ उसमें रोमन्स ने एक और नई स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसमें उन्होंने पहली बार घोड़ों पर सवार होकर युद्ध लड़ा। हैनिबल ने बहुत कोशिश की पर आखिरकार रोमन्स की सेना ने उसे फाइनली हरा ही दिया। इस हार के साथ ही कार्थेज ने रोम के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने रोमन्स को भारी जुर्माना चुकाया और साथ ही अपनी जबरदस्त नेवी को रोम को सौंप दिया। इस दूसरे प्यूनिक वॉर के बाद रोम उस समय का सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुका था। पूरे मेडिटेरियन सी पर अब रोमन्स ने अपनी पकड़ बना ली थी। कार्थेज के भी पास अब सिर्फ रोम के इशारों पर चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हैनिबल का साहस, उसकी रणनीति काफी इंप्रेसिव थी, पर रोम की स्ट्रेंथ और उनकी यूनिटी के आगे वो टिक नहीं पाई। उस घटना के बाद कई सालों तक हैनिबल इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। आखिर में जब रोमन्स के हाथों गिरफ्तार होने के वो बहुत करीब था, तब उसने जहर पीकर अपनी जान खुद ही ले ली। कार्थेजियंस ने धीरे धीरे अपनी प्राइड, अपनी वैल्यूज, अपनी पावर्स, सब कुछ रोम के आगे खो दिया। अब कुछ इलाके ऐसे भी थे जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को संभाल के रखा था। रोमन्स को डर था कि ये जो बचे हुए लोग थे वो कभी आगे जाकर उनके लिए खतरा ना बन जाए। अब यही वक्त था थर्ड एंड लास्ट प्यूनिक वॉर का। साल था 146 बीसी। युद्ध शुरू होने से पहले रोम के एक सीनेटर कैटो द एल्डर को कार्थेज भेजा जाता है ताकि वो कार्थेज की कंडीशंस को और भी ज्यादा करीब से देख सके, उसे समझ सके। कैटो ने वहां जाकर ये देखा कि पहले और दूसरे प्यूनिक वॉर के बाद भी कार्थेज ने अपने व्यापार, अपनी इकोनॉमी, अपनी पावर को वापस खड़ा कर दिया था। कार्थेज की खेती फिर से फल फूल रही थी। वहां के पोर्ट्स पर जहाजों की भीड़ लगी हुई थी। बाजारों में एक अलग सी रौनक थी। लोग फिर से एक बार अपने कल्चर को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। कैटो को ये लगा कि अगर इस बार कार्थेज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर फिर एक बार वो रोम के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। कैटो ने रोम पर वापस लौटते हुए अपनी इस बात को सीनेट के आगे रखा। कैटो ने यह कहा कि कार्थेज को इस बार तो नष्ट करना ही होगा। 146 बीसी में रोम ने कार्थेज पर अपना एक आखिरी हमला किया। 7 दिनों तक लगातार चलने वाले इस खून खराबे में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, रोमन्स ने किसी पर भी दया नहीं दिखाई। घरों को जलाकर राख कर दिया, मंदिरों को भी तोड़ दिया, पूरे शहर को मानो खंडर बना दिया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग 5 लाख की पॉपुलेशन को होल्ड करने वाले इस शहर में इस खून खराबे के बाद 50,000 लोग ही जिंदा बच पाए और जो बचे कुचे लोग थे उन्हें भी रोमन्स ने अपना गुलाम बना लिया था। ये सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि ये पूरी सभ्यता का एंड था। अब कार्थेज को हराकर ये लोग जब वापस जा रहे थे तब इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने कार्थेज की पूरी धरती पर नमक छिड़क दिया था ताकि अगर आगे जाके कोई लोग बच भी जाए तो उस पर खेती कर कर कोई वापस अपनी सभ्यता को खड़ी ना कर दे। ये एक तरीके से रोमन्स का संदेश था, या फिर इसे धमकी बोलना भी गलत नहीं होगा कि जो भी आगे से रोम के खिलाफ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। अब धीरे धीरे रोमन रिपब्लिक का चेहरा मानो मिटने लगा था। रोम अपनी कॉमन वैल्यूज को खोता चला गया था। 12 टेबल्स नाम की चीज अब तो सिर्फ कहने के लिए ही बच गई थी, क्योंकि उस समय रोमन इलाइट के सर पर सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने का ही भूत सवार था। धीरे धीरे रोम में पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ने लगी थी। लोगों के रहने तक की भी जगह नहीं थी। एक छोटे से कमरे में 20-30 लोगों को एक साथ भर भर कर रहना पड़ रहा था। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के बीच हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, इसलिए बीमारियां भी काफी बढ़ने लगी थी। अब ये सब कुछ देखकर पेट्रिशियंस ने भी प्लेबियंस से अपनी दूरी बना ली थी। इससे पहले तो पेट्रिशियंस और प्लेबियंस एक ही साथ एक ही स्ट्रीट में रहा करते थे। ये सब कुछ होने के बाद दोनों क्लास मानो एक दूसरे से अलग होती जा रही थी। अब प्लेबियंस को सिर्फ तभी याद किया जाता था जब कोई मजदूरी का काम हो या फिर फौज में लोगों की जरूरत हो। जिस चीज से तंग आकर रोमन्स ने रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया था, वही चीज धीरे धीरे रोम में अपने पैर वापस रख रही थी। कई एम्परर आए, कई एम्परर गए। अब समय था रोम की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक शख्स जूलियस सीजर का। दोस्तों, जूलियस का जन्म एक कॉमन बट एक रिस्पेक्टफुल पेट्रिशियंस के घर हुआ था। गॉल्स, जो कि आज फ्रांस के नाम से जाना जाता है, उसको जीतने के बाद वो इतना फेमस हो गया था कि रोम की जनता उसे अपना हीरो मानने लगी थी।
उसने गॉल के करीब 800 से भी ज्यादा शहरों को रोम के साथ जोड़ा था। करीब 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को हराकर रोम की जो जमीन थी उसने उसको डबल करके रखा था। सीजर ने अपनी शुरुआती समय में ब्रिटेन के साथ बहुत सी लड़ाइयां करी और ऐसा करके उसने रोम की बॉर्डर को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। अपनी बेशुमार दौलत और द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के चलते सीजर एक तरीके से अब अनबीटेबल बन चुका था। सब कुछ काफी अच्छे तरीके से चल रहा था, बट ऑफ कोर्स ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। कहानी में एंट्री होती है पाम्पे की। किसी समय पर पाम्पे और सीजर एक अलायंस का हिस्सा हुआ करते थे। उस अलायंस का नाम था ट्रायम्विरेट और इसी अलायंस का थर्ड मेंबर था मार्कस क्रेसस। पोम्पे और सीजर एक समय पर काफी अच्छे दोस्त थे, पर मार्कस की डेथ के बाद दोनों के बीच सत्ता के लिए बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। एक तरफ रोम के बाहरी इलाकों में सीजर लड़ाई पे लड़ाई लड़ रहा था और उसे जीत भी रहा था। जनता भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही थी। अब सीजर का जनता पर ये जो प्रभाव पड़ रहा था उससे पाम्पे को काफी जलन हो रही थी। हालांकि उसके पास सीनेट का भी फुल सपोर्ट था, तो इसी सपोर्ट के चलते सीनेट ने सीजर को अपनी सेना को छोड़कर रोम वापस आने का आदेश दिया। सीजर ने सीनेट के इस आदेश को साफ साफ मना कर दिया। अब सीनेट की डिसरिस्पेक्ट करना सिर्फ सीजर के लिए काफी नहीं था, तो 49 बीसी में सीजर ने रूबिकॉन रिवर को क्रॉस करके अपनी आर्मी के साथ सीधे रोम पर ही कब्जा करने का डिसाइड किया। यहीं से रोम के अंदर हाउस वॉर्स होना चालू हो गए। सीजर ने पाम्पे को हराने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी और आखिरकार फार्सालिस की लड़ाई में फाइनली सीजर ने पाम्पे को हरा भी दिया। इस लड़ाई के बाद पाम्पे तो रोम छोड़कर भाग गया, उसको फिर बाहर से ही पकड़ के मार दिया। अब दरबार में सिर्फ जूलियस सीजर का ही नाम गुज रहा था। धीरे धीरे सीजर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल करने लगा। उसने आगे जाकर खुद को डिक्टेटर फॉर द लाइफ घोषित कर दिया था। हालांकि सीजर ने रोम में कई सारे फाइनेंशियल या फिर सोशल इंप्रूवमेंट्स किए, लेकिन उसकी डिक्टेटरशिप धीरे धीरे सीनेट को खटकने लगी थी। 15 मार्च 44 बीसी, इस दिन सीनेट के कुछ 60 लोगों ने मिलकर सीजर के खिलाफ उसी को मारने की साजिश बनाई। जब सीजर बीच सीनेट पर अपने गोल्डन थ्रोन पर बैठा था, तभी ये जो ग्रुप जो खुद को लिबरेटर्स बुलाते थे, उन्होंने सीजर को खंजर से मार दिया। लिबरेटर्स का ये जो ग्रुप था उसमें सीजर का ही बहुत करीबी दोस्त ब्रूटस भी शामिल था। सीजर के मरने के बाद कहानी में एंट्री होती है ऑक्टावियस की, जो कि सीजर का ही भतीजा था। उस समय ऑक्टावियस, मार्क एंटनी और लेपिडस, ये तीनों का भी एक ट्रायम्विरेट था, लेकिन जल्दी ऑक्टावियस और एंटनी के बीच वापस से थ्रोन के लिए लड़ाई होने लगती। 31 बीसी में जो एक्टियम की लड़ाई हुई थी उसमें ऑक्टावियस ने फाइनली एंटनी को भी हरा दिया। अब ऑक्टावियस के आगे और कोई चैलेंजेस नहीं बचे थे। 27 बीसी फाइनली इतनी स्ट्रगल से जो इतना बड़ा रोमन रिपब्लिक खड़ा हुआ था उसका भी अंत हो गया और वापस से रोम फिर एक बार रिपब्लिक से साम्राज्य बन गया था। ऑक्टावियस, जिसने अपने आप को ऑगस्टस का टाइटल दिया था, वो अब इस नए साम्राज्य का पहला सम्राट बनता है।